Hi students, welcome to Chemistry to the Point YouTube चैनल। आप पीछे 3 लेक्चर मोल कंसेप्ट का देख चुके हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल को नंबर के बेस पे। आज ये चौथा लेक्चर है और इस चौथा लेक्चर में मैं आपको मोल के नंबर टर्म पे ही डिस्कस करूंगा। लेकिन जैसे पीछे आपने एलिमेंट को लेके काम किया, कंपाउंड और गैस को लेके काम किया, आज हम लोग रेडिकल को लेके काम करेंगे। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेडिकल होता क्या है। तो देखो, जैसे जो रिलेशन एलिमेंट और एटम में है, कोई एलिमेंट है सोडियम, उसका जो सबसे छोटा पार्ट, जिस पार्ट में उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी दिखे, वो एटम कहलाता है। यानी एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम होता है। कंपाउंड और गैस का एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। कोई पूछे ये एलिमेंट्री का क्या मतलब, तो किसी कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट जिसमें उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी दिखे, हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे वाटर कंपाउंड है, लेकिन उसका जो एलिमेंट्री पार्ट है वो H2O है। उसी तरह रेडिकल का जो सबसे एलिमेंट्री पार्ट होगा वो आयंस होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयंस आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ रेडिकल। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं ये आयंस होता क्या है। आइए देखते हैं आयंस क्या होता है। मैंने टॉपिक दिया है कंसेप्ट ऑफ आयंस। आप ये जानो, आयन को नॉर्मली ऐसे आप जानिए कि जो भी चार्ज स्पेसीज होगा, मैंने स्पेसीज कहा है, चाहे वो एटम के ऊपर चार्ज हो जाए या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज हो जाए, हम लोग उसे क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। मैंने कहा कि चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयंस। जो चार्ज स्पेसीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम पे प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज, कॉपर पे 1 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, ब्रोमीन पे 1 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस। उसी तरह आप देखो, अब एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहां सोडियम पे 1 प्लस है, मैग्नीशियम पे 1 प्लस है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस है। 1 2 3, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3 प्लस। आखिर ये चार्ज कहां से आता है? दूसरी बात, ये 1 2 3, इस पे 1 प्लस क्यों, इस पे 2, इस पे 3 क्यों, हम सब का भी डिस्कशन में ले लेंगे। यहां OH पे 1 माइनस, NO3 माइनस, NH4 प्लस, CO3 पे 2 माइनस। हम आपको ये बताएंगे कि 1 2 3 प्लस कैसे, 1 2 3 माइनस कैसे, इस सब पे डिस्कस करेंगे। अब आइए, आयन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। ये चार्ज को देखे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को देख के बांट रहे, कहते बेस्ड ऑन चार्ज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। एक का नाम होगा पॉजिटिव आयन और दूसरे का नाम होगा निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब होगा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी को हम लोग एक नाम देते हैं केटायन। पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? केटायन। एक है निगेटिव आयन, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा, और इसको क्या कहते हैं? एनायन। जैसे ये केटायन है, ये केटायन है, ये भी केटायन है, ये केटायन है, लेकिन ये सब जितना माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा? एनायन। अब आइए, एक बात में आपने कहा कि सर आयन तो 2 ही तरह का होता है ना, केटायन एनायन। देखो, इसको मैं अपने ढंग से भी बांटता हूं। यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ग्रुप है, उसके ऊपर चार्ज है। यहां मैग्नीशियम एटम के ऊपर चार्ज है। यहां N और O3, हालांकि ये चार्ज ऑक्सीजन का है, ये माइनस चार्ज हाइड्रोजन का चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीजन का चार्ज है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम। तो जब एक एटम पे चार्ज हो तो उसे हम लोग एटॉमिक आयन कहते हैं, और जब ग्रुप ऑफ एटम्स पे चार्ज हो, यानी 2 या 2 से अधिक एटम के ग्रुप पे चार्ज हो, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। एक का नाम एटॉमिक आयन, दूसरे का नाम मॉलिक्यूलर आयन। उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैंने कहा कि बेस्ड ऑन चार्ज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव आयन को आप केटायन पढ़ना, निगेटिव आयन को आप एनायन पढ़ना। आइए जानते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
फॉर्मेशन ऑफ आयन। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं चर्चा कर रहा हूं एटॉमिक आयन का, मतलब जब एटम के ऊपर चार्ज होगा। अगर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन है। मेरा यहां पे टॉपिक है जी फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक आयन। और एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन बड़ा सिंपल है कि यदि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, फिर से बोलूं, यदि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो आयन में कन्वर्ट होता है। यानी अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक आयन बनेगा, और अगर लूज करेगा तो दूसरे टाइप का आयन बनेगा, वो चार्ज के बेस पे। तो मैं बोल रहा हूं कि एटम यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो निगेटिव आयन, यदि एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव आयन। आपके दिमाग में आएगा कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन क्यों बनता है। आइए हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्यों आखिर इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है किसी भी एटम से उस पर क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के द्वारा गेन होता है तो क्यों आता है उस पर निगेटिव चार्ज। आइए उसका डिस्कशन करते हैं। आपको पहले मैं बताता हूं कि एटम को हम लोग हमेशा न्यूट्रल कहते हैं। कोई भी एटम्स होगा तो वो न्यूट्रल होगा। अगर एटम पे चार्ज है तब वो आयन कहलाएगा, तब वो एटम कहलाएगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन के द्वारा दिखाता हूं कि एटम एक्चुअली में न्यूट्रल कहलाता क्यों है, यानी कोई भी एटम न्यूट्रल होता क्यों। आपको इसके लिए दो बात जानना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानो, एक प्रोटॉन का चार्ज जानो। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एन इलेक्ट्रॉन हैज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज, माइनस इतना कूलम चार्ज। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, देखो चार्ज बराबर ही है, यहां माइनस है यहां प्लस है, दोनों पे चार्ज बराबर। मैं इतना, चूंकि ये डाटा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो थोड़ा बड़ा है लिखने में, हालांकि ये छोटा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, दिखने में बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना को, ये साइन को नहीं, इतना को एक मान लेंगे। कितना मानेंगे, एक यूनिट। किसको मानेंगे एक यूनिट, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम को एक यूनिट मानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस और इसका मान लिए 1 यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन पे लिखते हैं -1 यूनिट चार्ज। अब रही बात प्रोटॉन का, तो इतना को तो हमने 1 यूनिट माना, तो यहां प्लस है तो प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज। ये यूनिट का मतलब वही 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। वो उतने बड़े वैल्यू को, बड़ा कहने का मतलब दिखने में बड़ा, एक्चुअल में 10 टू दी पावर -19 है, तो ये बहुत छोटा है, लेकिन लिखने में बड़ा है। तो इतने टर्म को हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट को राइट करते हैं। चलिए अब आपको बताता हूं कि कोई भी एटम होगा, एक बात जान लीजिए, अगर एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या हमेशा बराबर होगा। कहोगे यदि बराबर नहीं हुआ तो दोस्त वह कभी एटम नहीं कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है तभी तो वो आयन है, और इसीलिए उसके ऊपर चार्ज होगा। एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। आपको दिमाग पे सिर्फ ये बात रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज, प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल पार्टिकल है। दोस्तों आइए जानते हैं, मैंने लिखा एन एटम ऑलवेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। आपके इसी सेक्शन में मैंने लेक्चर नंबर 2 में इसको निकालना सिखाया था। इलेक्ट्रॉन का संख्या 11, प्रोटॉन का संख्या 11 और न्यूट्रॉन, ये दोनों को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 12 होगा। अब ये सोडियम में ये संख्या है,
अब इसके चार्ज को देख रहे हैं हम लोग, इसका चार्ज निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये है तो इसके चार्ज को देखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं टोटल चार्ज ऑफ सोडियम एटम 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 यूनिट, तो 11 इंटू -1 यूनिट तो हो जाएगा -11 यूनिट। प्रोटॉन भी 11 होगा, तो 11 और एक प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट, तो +1 यूनिट, तो टोटल चार्ज +11 यूनिट। न्यूट्रॉन 12 है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0। जब ये -11 +11 को जोड़िएगा तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और ये किसी भी एटम, जैसे मान लो मैं अभी दिखा रहा हूं, यदि मैं यहां पे जिंक लिख दूं, जिंक, तो जिंक लिखोगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65, 30 प्रोटॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है, 35 न्यूट्रॉन है। यहां 30 इंटू -1 तो -30, यहां 30 इंटू +1 +30, न्यूट्रॉन 35 होगा, 35 इंटू 0 तो 0, तो -30 +30 दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। अर्थात जब भी कोई एटम की बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या ऑलवेज इक्वल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या हमेशा इक्वल होगा अर्थात वह हमेशा न्यूट्रल होगा। आप एक लाइन में समझिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर है, नंबर बराबर है, दोनों पे चार्ज बराबर है, अपोजिट साइन के साथ बराबर है, यानी चार्ज का नेचर दोनों पे अलग अलग है, दोनों का नंबर बराबर एटम में, चार्ज बराबर अपोजिट साइन के साथ। अर्थात किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा क्वांटिटी में, और इसीलिए ओवरऑल टर्म जो होगा वो क्या होगा? चार्ज 0 होगा, और इसीलिए एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन यदि एटम से इलेक्ट्रॉन का संख्या घट बढ़ जाए तो उस पे चार्ज आ जाए। कहोगे प्रोटॉन पे नहीं बोल रहे, प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रहता है और नॉर्मली उसका रिमूवल नहीं होता है एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में प्रोटॉन का भी संख्या घटता बढ़ता है, उसकी चर्चा आप लोग आगे करेंगे। नॉर्मल केस में मैं यदि बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का ही रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का ही एडिशन एटम के द्वारा होता है। आइए इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से कैसे किसी पे चार्ज आ जाएगा उसकी चर्चा हम करते हैं। आइए मैंने टॉपिक दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ केटायन यानी पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म करता है। तो पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन के लिए आप जानो कि यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा यानी लूज करेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, उसकी चर्चा करेंगे। मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ केटायन। अगर मान लो कोई ये एटम मैंने X माना जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर ये माना। एटॉमिक नंबर Z का मतलब इलेक्ट्रॉन Z, प्रोटॉन Z, न्यूट्रॉन A-Z, मास नंबर A है तो न्यूट्रॉन A-Z। मैंने यहां पे N इलेक्ट्रॉन को निकाला। नॉर्मल केस में, केमिस्ट्री के एलिमेंट के केस में सुनिएगा, ये N का वैल्यू जो रिमूवल का वैल्यू होता है वो 1 2 3 होता है। नॉर्मल केस की बात मैं बोल रहा हूं। और रियल चार्ज जो है, जब आयन फॉर्मेशन की बात होती है तो वो 1 2 3 है। आप कितना बच्चा बोलेगा कि हमने तो ऑक्सीडेशन नंबर +7 देखा है, ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 देखा है, वो एक अलग केस है, वो इमेजिनरी चार्ज है, उसकी चर्चा हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में करेंगे। प्लस चार्ज का संख्या कहीं पे देखो। नॉर्मल केस ऐसे तो आप इस एटम से ये Z इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन को भी आप एनर्जी देके निकाल सकते, लेकिन नॉर्मल केस में बोल रहा हूं कि ये N इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, जिस N का वैल्यू कितना होगा 1 2 और 3, तो आप इस पे N+, गौर से देखें यहां N इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पे N+ चार्ज है। इसका मतलब हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज, यानी इसका मतलब आप उल्टा समझना, क्योंकि हमको आयन दिखाई देगा कि किसी आयन पे यदि 1+ चार्ज है, अगर 1+ है, इसका मतलब है कि उसका एटम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। यदि किसी पे 2+ चार्ज है, इसका मतलब है कि इसका 2 एटम रिमूव हुआ है। यदि कहीं पे 3+ चार्ज है, इसका मतलब है
कि वहां 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके वो एटम आयन में कन्वर्ट हुआ। क्यों का जवाब मैं दूंगा। क्यों एक निकलने से 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से 3 प्लस, मैं इस बात का भी अभी डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि जेड था, ए था, एटॉमिक नंबर आपको मास नंबर से ये निकल गया। यहां पे जब आओगे तो ये n इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा z माइनस एन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी मैं बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस पे रहता है। नॉर्मल केस में ये लॉस और गेन नहीं होता है, रेडियो एक्टिविटी केस में होता है, वो एक अलग सेक्शन है। आइए, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13, मास नंबर 27। मैं यहां पे आपको ये दिखा देता हूं, कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही प्लस चार्ज क्यों आता है। एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। आपके मन में एक बात होगा कि आप 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले। तो ये सब अंडर 10th का भी बेसिक है। एल्युमिनियम का 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3। ये लॉस कर रहा है चूंकि मेटल है, 3 लॉस कर रहा है चूंकि बैलेंस में 3 था। इसको लॉस करने के बाद ये इनर्ट गैस अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन की तरह हो जाएगा और इसके लिए वो स्टेबल अपने आप को महसूस करेगा और इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा। तो ये 3 निकाला, तो 3 निकाला तो आपने दे दिया 3 प्लस। अभी तो आप बोल दिए, लेकिन हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे कि 3 प्लस कहां से आया। इलेक्ट्रॉन 13 था, आपने 3 निकाल दिया। अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना, 10। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं, प्रोटॉन भी 13 और न्यूट्रॉन भी दोनों तरफ 14। अब बताओ, तो अब हम इसका चार्ज काउंट करेंगे। इसका चार्ज मैंने आपको काउंट करा दिया है पीछे कि 13 माइनस 13 प्लस, ये तो न्यूट्रल है, तो 13 माइनस 13 प्लस 0। यहां देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के आया है, तो इलेक्ट्रॉन 10 बच गया और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट। उस 1 का मतलब ये 1 चार्ज नहीं है, यूनिट का मतलब याद रखना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन 10 इंटू -1, तो टोटल चार्ज -10 यूनिट। प्रोटॉन 13 इंटू +1, तो टोटल चार्ज +13 यूनिट। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो +13 और -10 मिलके बोलिए कितना होगा, +3। और इसीलिए यह दिखाता है +3 चार्ज। तो किसी केटायन पर जितना प्लस चार्ज हो, समझ लीजिएगा उसका एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो आयन को फॉर्म किया है। क्लियर है। आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन का। आइए देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन में के फॉर्मेशन में यानी निगेटिव आयन कैसे फॉर्म करता है। तो यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यदि ये n इलेक्ट्रॉन को गेन किया n-, क्यों n इलेक्ट्रॉन के गेन करने से n-, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। एटॉमिक नंबर z है तो इलेक्ट्रॉन z, प्रोटॉन z, न्यूट्रॉन a-z। n को गेन किया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा z + n, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही रह जाएगा। अब एक एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन का यहां 8 और 16, तो इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8, चूंकि ये 16 है। ठीक है। अब ये 2 गेन किया। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि ऑक्सीजन क्यों 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 2 और 6 लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे 6 है और इसको भी नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरफ पहुंचना है। तो ऑक्सीजन नियॉन के नजदीक है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, यहां 8, बैलेंस में 6 है। ये 2 ले करके ऑक्टेट पूरा करके इनर्ट गैस नियरेस्ट के बराबर कॉन्फ़िगरेशन को टेंड कर लेगा, इसलिए ये 2 को गेन करेगा। ये 1 गेन नहीं करेगा, नॉर्मल केस में ये 2 ही गेन करेगा। तो यहां पे 2 को गेन किया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन 8 था, 2 गेन करके ये बना है। अभी तो मैंने कहा कि 2 गेन किया 2 माइनस, उसको देख लो कहां से 2 माइनस। तो इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही रह गया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन 10 गुना -1 तो -10, प्रोटॉन 8 इंटू +1 तो +8। तो बताओ -10 + 8, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो -10 + 8 अगर करेंगे तो कितना बचेगा, -2 यूनिट। याद रहे ये -2 यूनिट चार्ज है। ये -2 यूनिट का मतलब हुआ कि -2 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब में उतना होगा, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में से कहेंगे -2। तो -2 ये यूनिट चार्ज,
जिसमें 1 यूनिट का मतलब आपको मैंने पहले बताया है। ये था फॉर्मेशन ऑफ आयन। इसमें हम लोग क्या सीखे? अब आपको तो सीखे कि आपको दिखा दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या जाने कि यदि किसी आयन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ उसका एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, और यदि किसी स्पेसीज पे जितना निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ उसका एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। एक बात और, आपने पीछे भी देखा, यहां भी देखा, आयन के फॉर्मेशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम में होता है, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके आयन में होता है। हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस बात को एक बार सोच लीजिए। जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पहले उतना ही लॉस हो चुका है, जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उतना ही गेन करके वो आयन बना है। ठीक है, आइए और कुछ बात की चर्चा में लैंग्वेज में आपको राइट कर देता हूं। मैंने लिखा है कि एनी एटम, कोई भी एटम एंड इट्स आयन, कोई एटम और उसका आयन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद भी रखेंगे, किसी एटम में और उसके आयन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या हमेशा इक्वल होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या डिफरेंट हो। एटम है और उसका आयन है, एटम आयन में कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या सेम होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संख्या डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट होगा तो कैसे होगा? देखिए, कोई केटायन है यानी पॉजिटिव आयन है, कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट्स एटम। किसी केटायन में यानी पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन का संख्या उसके एटम से कम होगा। कोई पूछे कितना कम होगा, तो मैंने लिख दिया है कि व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, कम होगा। अब आइए, एनायन है तो एनायन का मतलब निगेटिव आयन, कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट्स एटम, यानी निगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा उसके एटम से ज्यादा होगा। लेकिन कोई पूछे कितना ज्यादा होगा, ब्रैकेट मैंने लिख दिया है कि व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। जितना निगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन कम, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, सेम। याद रहेगा। आइए आपको अब एक स्टेटमेंट देता हूं, जिस तरह मैंने पीछे के टाइप में 2 स्टेटमेंट दिया है कि एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है, कंपाउंड गैस का एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, और आज जानिए आप यहां पे कि रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस होता है। रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, आयंस होता है। पहले भी मैं आपको बताया हूं, और आपको मैं बता रहा हूं कि यदि किसी रेडिकल को उसके फॉर्मूला से अपने नोटबुक पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, मैं अपने बोर्ड पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो वह फॉर्मूला उस रेडिकल के एक आयन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको दिखाता हूं कि किसी भी रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस होता है, और मैंने लिखा है कि फॉर्मूला ऑफ रेडिकल रिप्रेजेंट ओनली वन आयन ऑफ द रेडिकल। किसी भी रेडिकल का फॉर्मूला जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक आयन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे OH माइनस जो है, ये हाइड्रोक्साइड आयन के हाइड्रोक्साइड का एक आयन रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है सल्फेट का एक आयन रिप्रेजेंट करेगा। यानी किसी भी रेडिकल को जब अपने नोटबुक पे आप राइट करेंगे सिंबल के रूप में, यानी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जानिए वह उस रेडिकल का एक आयन है। और पीछे का चर्चा एक बार फिर दोहरा दूं, जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही कम, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के संख्या में कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो आइए कुछ रेडिकल आपके सामने रखते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पहले जोड़ेंगे, और अब इतना बेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट से इसको अटैच करेंगे। यहां पे पूछेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपको पीछे वाला याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन में 8 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, 9 हो गया, और ये माइनस चार्ज का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन को वो ऐड किया है अपने में, तो 8 एक 9 और एक 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या 10। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 9 प्रोटॉन, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और इसीलिए हाइड्रोजन का वहाँ न्यूट्रॉन के सॉरी OH का न्यूट्रॉन हो गया 8। क्लियर। अब आइए CO3 पे 2 माइनस, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 लेंगे, ऑक्सीजन का 8 3 या 24 लेंगे, 24 और 6
30 हो जाएगा। 2 माइनस का मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। इलेक्ट्रॉन 32, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 30। यहां पे भी वही बात होगा, यहां पे 16, यहां 8 4 जा 32 और 16 जो होगा वह 48 हो जाएगा। और 2 माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 से बढ़ जाएगा, तो 48 में आप 2 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन 48। यहां पे फिर वही बात है, यहां पे 7 है, 8 3 जा 24 है, एक और जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा और ये 24 तो 32 हो जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या 31, PO4 पे 3 माइनस, इसका 15 और यहाँ 3 माइनस है तो 18, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 और 18 जो होगा वो 50। प्रोटॉन का संख्या में 47, लेकिन न्यूट्रॉन 48 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर जो होता है वो 31 होता है, तो 31 माइनस 15 करेंगे तो न्यूट्रॉन 16 हो जाएगा, और इसीलिए टर्म हो जाएगा वहाँ पे न्यूट्रॉन में 48 H+। इसके में आप लोग जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन यहाँ पहले से ही नहीं होता है। तो अगर यहां पे कहे इलेक्ट्रॉन 1 और प्लस चार्ज है तो वो भी निकल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 0, यहां पे प्रोटॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक प्रोटॉन है। और आपको बता दूं, हमको आगे केमिस्ट्री में प्रोटॉन के जगह पे H+ लिखने का भी आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन कहीं लिखाया जाए तो H+ लिखते हैं, क्योंकि इसके पास देख लो सिर्फ एक प्रोटॉन है। खास के जब एसिड बेस्ड टॉपिक होता है तो कहते हैं जो प्रोटॉन डोनर है वह एसिड है, तो प्रोटॉन डोनर मतलब वो न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन नहीं, वो H+, वहां पे प्रोटॉन वर्ड H+ के लिए आता है। आगे डिस्कस हम लोग कर लेंगे। सोडियम प्लस, एक प्लस चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से कम होगा, एटॉमिक नंबर 11 है, एक प्लस है तो बाकी 10 हो गया। प्रोटॉन 11 होगा, न्यूट्रॉन 12 होगा। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में यहाँ 3 प्लस, एटॉमिक नंबर 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। प्रोटॉन 13 हो जाएगा, मास नंबर 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 और मास नंबर 27 होता है। ऑक्सीजन पे फिर 2 माइनस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एटॉमिक नंबर 8, 2 लिया तो 10, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8। ये तो आपको मैंने अभी तक सिर्फ सिखाया कि आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, आयन पे कितना चार्ज होता है, क्यों उस तरह का चार्ज आता है, किसी पे माइनस क्यों, किसी पे प्लस क्यों, ये सब चीज का डिस्कशन किए। हमारा मोल कंसेप्ट के नंबर टर्म में अब इसको हम लोग एप्लीकेशन में लेते हैं। उसके लिए आपको देते हैं टाइप नंबर 5। आपको 5वां टाइप, 4 तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, और आज 5वां टाइप करके आपके नंबर टर्म का कैलकुलेशन में खत्म करूंगा। लेकिन फिलहाल आइए टॉपिक लिखते हैं, टाइप नंबर 5। मैंने लिखा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 12 मोल ऑफ OH-। अब आप नंबर टर्म के समापन की तरफ है, और छोटी छोटी बात को मैंने ये 4था नंबर लेक्चर पे आके तोड़ा है, और अब नंबर टर्म से हम आप लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे देखिए 12 मोल ऑफ OH- एक एक टर्म को तोड़ा है, 12 मोल ऑफ OH-, नंबर टर्म पर रहे तो 12 को 12 लिखा, नंबर में मोल का मतलब बताया हुआ है 6.02 × 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल। यहां पे सिमिलर की चर्चा करेंगे तो ये OH- है जो रेडिकल है, और इसका पार्टिकल क्या होगा, आयंस होगा, तो 12 × इतना आयंस ऑफ OH-। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में आयंस नहीं मांग रहा था, मेरे से मांग रहा है इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, तो आयन का संख्या इतना है। किसी रेडिकल का जो फॉर्मूला होता है वो एक आयन को रिप्रेजेंट करता है। पीछे आप टेबल में जाइएगा तो OH- में इलेक्ट्रॉन 10 है, एक आयन में 10 है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ आयन में 10 से गुना कर दिया। प्रोटॉन 9 होता है, तो नंबर ऑफ आयन में मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाइड किया, और न्यूट्रॉन 8 होता है एक OH- में, इसलिए नंबर ऑफ आयंस में मैंने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाइड किया, अर्थात 12 मोल जो OH- है उसमें इलेक्ट्रॉन इतना, प्रोटॉन इतना और न्यूट्रॉन इतना है। और एक और क्वेश्चन आपके सामने है जी कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 5 मोल ऑफ H+। ये 5 मोल H+ का ये खुद रेडिकल है, तो 5 मोल का मतलब नंबर भी इतना, रेडिकल है तो आयंस ऑफ H+। अब आपको निकालना इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने दिखाया आपको, अब इतना कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन 0 × इतना ओवरऑल 0 हो जाएगा।
इसमें एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 इंटू इतना तो इतना ही हो जाएगा, 1 इंटू 5 यानी 5 मोल प्रोटॉन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या भी क्या होगा, 0। ये था मोल का नंबर टर्म का 5वां टाइप। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और टाइप लेते हैं जिसमें आपको हम जितना आप पढ़े ना उसको रिवर्स करके दिखाना चाहते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड करे। सिर्फ जान लेना साइंस मेरे अनुसार नहीं है कि कोई चीज को आप जान लिया और लगा कि आपका प्रिपरेशन हो गया, नहीं दोस्तों, इसको नहीं कहते। जब उस जाने हुए बात को, समझे हुए बात को आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, वही आपका एक्चुअल प्रिपरेशन है, उसी को हम लोग एक्चुअल पढ़ाई बोलते हैं। तो आइए एक छठा टाइप दे करके हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे, हम ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन तो जेईई मेन में आया हुआ है और एक क्वेश्चन हम आपको उसी बेस पे अपने ढंग से देंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड करे। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, कितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट का, जो आपका फॉर्मूला आपके सामने है, Mg3PO4 का होल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ, विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बताओ, क्वेश्चन है कि इतना मोल ऑक्सीजन एटम में ये कितना रहेगा। तो आप देखो, अगर इसका एक बनाना है, समझिए इसको, अगर इसका एक पूरा ये 1 होगा तो यहां पे ऑक्सीजन का एटम कितना होगा, 8 होगा। 8 ऑक्सीजन एटम लोगे तो इसका संख्या 1 होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप 8 एटम यहां देख रहे हैं, ऑक्सीजन की बात है। अगर फॉस्फोरस रहता तो 2 लेते, मैग्नीशियम रहता तो 3 लेते। तो कहता है कि अगर 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम का है तो उसमें इसका मोल कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे समझिए कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम से ये कितना मोल बन के तैयार होगा। तो इसको अगर 1 बना के तैयार करना है तो ऑक्सीजन का 8 चाहिए। मैं आंसर दे रहा हूं, वहां पे ऑप्शन दिया था, AIEEE 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहां पे आपके सामने आंसर दिया था। आप इसको पहले मैं सॉल्व करता हूं कि 8 मोल ऑक्सीजन एटम, कहां से 8 लाए, तो यहां से देख के लाए। 8 मोल से 1 मोल बन रहा है, क्योंकि इसका पूरा 1 बनाएंगे तो ये 8 चाहिए। तो 8 मोल अगर ऑक्सीजन लेंगे तो तब ये 1 मोल बनेगा। हमसे कहता है 0.25 मोल से कितना बनेगा, तो 8 मोल से 1 बनेगा। 0.25 मोल से होगा 1/8 इंटू 0.25 मोल। अब इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 10 का पावर -2 अलग किया। कोई पूछी क्यों अलग किए, हम ऑप्शन देख के अलग किए। सब में देखो कमोबेश, यहां भी 2 इंटू 10 का पावर -2 है। कभी भी कैलकुलेशन करिएगा ऑप्शन के मोड में करिएगा तो 10 का पावर -2 अलग कर लिया। अब 25/8 लिखा। आप अगर गौर से ऑप्शन की तरफ देख के अपना गुना भाग करोगे, 8 3 जा 24 यानी 3 पॉइंट होगा। आप चेक कर लीजिए, 10 के पावर -2 के टर्म में सिर्फ एक ही आंसर बचता है और इसीलिए आगे गुना भाग करना कोई जरूरी भी नहीं है। अगर आप इसके फ्रेम में गुना भाग किए तो यहां पे मैंने 0.25 को इतना क्यों लिखा, ऑप्शन देख के लिख दिया था। अगर आप कहोगे क्या बाकी सब सही है, जी सही है, चेक कर लीजिए। 8 3 जा 24 तो 3 हो गया, पॉइंट देंगे तो 1 यहां बच गया है तो 10 होगा। 8 1 जा 1, तो फिर 8 जब देंगे तो 2 बच जाएगा 10 में तो 20 होगा। 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो एक्यूरेट आंसर यही है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप गुना भाग को एक एक पॉइंट करें। जब हम लोग यहां पे आए तो ऑप्शन के तरफ, एक आपको मैं बता दूं कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप गुना भाग करिएगा, अपने कैलकुलेशन को एक तो ऑप्शन देख के करेंगे, उसके मोड में करेंगे। दूसरी बात, जब आपका कैलकुलेशन 3 ऑप्शन से अलग एक ऑप्शन के तरफ बढ़ने लगे, 3 से दूर और 1 के नजदीक जाने लगे, आप अपने कैलकुलेशन को वहां पे रोक करके आप बबल कर दीजिएगा आंसर को। अगर कंसेप्ट सही है तो पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 में मुझे एक सेलेक्ट करना है और हमारा कैलकुलेशन 3 ऑप्शन से दूर जा रहा है, 1 के नजदीक जा रहा है। तो जिसके नजदीक जा रहा है उस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, बबल करेंगे। हम इस पे एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ध्यान दीजिए कि आपको CO2 का मोल्स निकालना है, दैट कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन। मतलब कार्बन से, याद रहे कि इसको बनाना है लेकिन कार्बन के अनुसार बनाना है, ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं देंगे। कहता है इन 4 मोल ऑफ दिस। अब देखो इसको सिंपल तरीका से समझेंगे तो 4 मोल मुझे इस कंपाउंड का दिया। कहता है इसमें से कार्बन निकालो
और इतने कार्बन से कितना CO2 बनेगा, मतलब इसके 4 मोल से कार्बन निकालना है और CO2 का मोल बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहां देखिए कि एक इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 3 है। यहां पे 3 कार्बन है, एक में 3 है, इसका संख्या 4 मोल दिया है। तो मैं लिखा हूं फ्रॉम 4 मोल ऑफ दिस वी विल ऑब्टेन 4 into 3। ये 3 कहां से ला रहे हैं, ये जो यहां 3 है, 4 into 3 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी हमारे पास इसके 4 मोल से कार्बन एटम आ जाएगा 12 मोल। 4 गुना 3 12 मोल कार्बन, यानी आप इसका जो 4 मोल दिया उससे आप ला लिए कितना मोल कार्बन, 12 मोल। अब उस 12 मोल कार्बन से आपको बनाना है CO2। तो 12 मोल कार्बन और एक CO2 बनाने के लिए एक कार्बन चाहिए, तो 1 मोल कार्बन फॉर्म करेगा 1 मोल CO2, तो 12 मोल कार्बन फॉर्म करेगा 12 मोल CO2। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक लॉजिकल स्टेटमेंट देता हूं, तो हो सके आपको और कॉन्फिडेंट आ जाए। मैं एक बात आप समझिए कि मान लो जो रिक्शा होता है, उस रिक्शा को और साइकिल के पहिया को आप सेम मान लीजिए, हालांकि दोनों में अलग अलग पहिया का यूज होता है, लेकिन मान लो कि रिक्शा के पहिया को हम लोग साइकिल में यूज कर लें और आपसे कोई कहे कि 2 रिक्शा के पहिया से कितना साइकिल बनेगा, 2 रिक्शा के पहिया से कितना साइकिल बनेगा, तो एक रिक्शा में 3 पहिया, तो 2 से मुझे मिलेगा 6 पहिया, एक साइकिल में चाहिए 2 पहिया, तो 6 से मिलेगा 3 साइकिल, अर्थात कि 2 रिक्शा के पहिया से हम लोग 3 साइकिल को फॉर्म करेंगे। सेम क्वेश्चन था कि आखिर इसमें से कार्बन निकाल के CO2 कितना बनेगा, तो यहां पे कार्बन 3 है, इसका संख्या 4 मोल दिया, तो मेरे पास 12 मोल कार्बन आएगा। एक CO2 बनाने में एक कार्बन चाहिए, तो 12 मोल CO2 से क्या होगा, 12 कार्बन बनेगा। क्लियर। आइए इसमें कुछ और टर्म का डिस्कशन कर देते हैं, जिसमें एक वर्ड लेता हूं, नंबर टर्म यहां पे मैं समापन करूंगा। टॉपिक देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। पहले तो ये जानू कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में 2 वर्ड है, आइसो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन से है, और आइसो का मतलब केमिस्ट्री में आपको कई जगह आएगा, लेकिन हर जगह इसका मतलब यही होगा कि आइसो मतलब सेम। आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री में वर्ड कहिए तो बहुत वर्ड से पहले आइसो वर्ड लगा हुआ आपको मिलेगा। जैसे आपने अभी देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कहीं देखेंगे आइसो डाइफर, आप लोग पढ़े होंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसोमेरिज्म, और बताता हूं आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। कई वर्ड में आइसो लगा है, लेकिन हर जगह मतलब सेम से ही है। तो यहां पे सेम इलेक्ट्रॉन, तो कोई स्पेसीज, मैंने लिखा है कि दी स्पेसीज। आप कहोगे स्पेसीज क्या होता है, इसमें कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मतलब कोई भी केमिस्ट्री का चीज, चाहे वो एलिमेंट एटम हो जाए, मॉलिक्यूल हो जाए, आयन। यहां पे एक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देख के कहते दी स्पेसीज, यानी कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई 2 चीज, चाहे कोई एक एटम हो जाए, एक आयन हो जाए, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, तो आप उस सब स्पेसीज को एक साथ एक कास्ट में रखेंगे, जिसका नाम होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो, लेकिन उस ग्रुप में एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, बशर्ते इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने हाइड्रोजन लिया, आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम पे 1 प्लस है, एटॉमिक नंबर 2 है, और 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये सब के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको गौर से देखिएगा, इस सब के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इसको गौर से देखेंगे, सबके पास 18-18 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। हम एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसमें आपको जोड़ना सिखाएंगे, जल्दी जल्दी कैसे जोड़े। एक तरह से छोटा सा एक ट्रिक दे रहा हूं, छोटा ट्रिक दे रहा हूं कि आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई स्पेसीज दे तो कैसे निकालोगे, एक छोटा ट्रिक से दिखाते हैं। आपसे कोई पूछेगा क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पहले जोड़ना सिखाते। देखो आप गौर देखो, ऑक्सीजन 4-4-4, तीनों में 4-4 ऑक्सीजन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन के चलते तो सेम होगा। देख लो 4-4-4 है। अब यहाँ इसका 15, 3 माइनस मतलब 3 लिया, तो 15 3 18, 16 2 18, 17 1 18,
तो अब बताओ, तो इस सब में ऑप्शन सेम है, बाकी भी सेम है, 5 3 15 3 16 2 17 1 और यहां पे ऑप्शन सेम, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहां देखो फिर से जल्दी जल्दी, ऑप्शन का 3 3 3 है, सेम है, 6 2 8 7 1 8 5 5 और यहां 3 माइनस, तो 5 और 3 8, यानी ये सब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहां भी देख लो, यहां पे ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जितना स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म पे क्वेश्चन में घूमता है, मैं सब आपके सामने एग्जाम्पल रखा हूं। नंबर टर्म का समापन करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन, आइए काम करते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मोल निकालना है इन 1 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 1 kg मास में। आप लोग के दिमाग में आएगा कि आप तो अभी नंबर टर्म डिस्कस कर रहे हो, तो आप ये मास टर्म से क्वेश्चन क्यों दिए? दोस्त, ये दिखने में मास टर्म लग रहा है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन होगा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, वह नंबर टर्म के बेस से ही होगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। इंपॉर्टेंस ये भी जान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को IIT 2002 में पूछा हुआ है, जिसका आंसर इतना दिया था। हम आपको दिखाते हैं कैसे। आपको कहा कि 1 kg इलेक्ट्रॉन है और उसमें इलेक्ट्रॉन का मोल बताइए। इसलिए ये मास टर्म का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है। और यदि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास हम लोग को याद रखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। तो इतना केजी में आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना केजी। तो इतना केजी एक इलेक्ट्रॉन, और हमको दिया 1 kg, तो आप एक यूनिटी मेथड लगाइए, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडिंग बाय इतना इंटू इतना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इतना करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया कितने में? 1 kg। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 1 kg में। लेकिन बताओ, मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं, मोल चाहिए। और नंबर टर्म में मोल का टर्म में अभी बताया हूं आपको, 4 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंबर में यदि मोल निकालना हो तो नंबर को डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, इलेक्ट्रॉन का नंबर लिया, डिवाइड कर दिया 6.0 इंटू 10 का पावर 23 से। ये 23 ऊपर जाएगा, माइनस होगा तो -23, और ये +31 है, बच करके 10 का पावर 8 डिवाइडिंग बाय 9.1 इंटू 6.02। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। दोस्त, अगर इसमें अगर प्रोटॉन का मास दे दे 1 kg, तो प्रोटॉन का जो एक प्रोटॉन होता है 1.66 10 का पावर -27 kg होता है, ऐसे ही बन जाएगा। अगर न्यूट्रॉन का मास दे दे 1 kg, 1.67 -27 kg होता है 10 का पावर, ये न्यूट्रॉन से निकल जाएगा। तो अगर किसी पार्टिकल का मास दे दे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसका मास हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे? मोल को कैलकुलेट करेंगे। ये था आपका मोल का नंबर टर्म्स। हम चाहेंगे जब आप लोग ये चौथा लेक्चर भी देख ले, एक बार शुरू से 1st, 2nd, 3rd, 4th लेक्चर को आप देख के रखिएगा। मैं जस्ट अब आपको आगे शुरू करूंगा मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अगला लेक्चर का इंतजार कीजिए, जिसमें आपको हम डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास का। थैंक यू वेरी मच।